नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना से बदतर होते हालात के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दी है। यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया करवा दी जाएगी। हालांकि ये टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविड प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है, पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया है। यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया करवाया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। अच्छा है, लगना चाहिए, सभी के लगना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की जैसी बीमारी है, इससे सब बचे रहेंगे। और बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है भैया, सरकार अच्छे काम कर रही है, आगे भी करती रहे इसी प्रकार से, मौतों को दावत न दे, है ना। सरकार आगे सहायता करती रहे, पब्लिक की भी, हमारे ऑटो भाइयों के भी, इनके भी बच्चों के, सभी के टीके लगवाएं। ये तो सबके परिवार की है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम करे। किसी परेशानी ना हो, क्या वो हमारे हो या किसी के भी बच्चे हो। नहीं ये तो बढ़िया बात है सभी के लिए भैया, हमारे ऑटो वालों के लिए और सबके लिए लगे वैक्सीन तो बढ़िया है। सबको बीमारी दूर हो भाई, हर एक कोई चाहता है, क्यों, अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए, किसी को परेशानी ना हो। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी के कई इलाकों में मौजूद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। अगले 6 दिन घर पर वक्त गुजारने के लिए कई लोगों को शराब ही एक सहारा दिखाई दी। और यही वजह रही कि जगह जगह शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई, जिसकी कुछ तस्वीरें खान मार्केट में भी देखने को मिली, जहां शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक दुकान के बाहर जुट गए। शराब पीने की लत ऐसी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी ध्यान नहीं रखा। लाइनें लगाकर यहाँ पर देखिए शराब खरीदने पहुँचे जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है। वहाँ मौजूद पुलिस वाले इस भीड़ को काबू करने की कोशिश में जुटे दिखे, लेकिन लोगों का दिमाग सिर्फ शराब खरीदने की तरफ था। इतना हाथ बढ़ाओ सारे, इतना हाथ बढ़ाओ। इलाके की एक दूसरी शराब की दुकान पर भी लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो लगी हुई है। कुछ इसी तरह के हालात गोल मार्केट में मौजूद शराब की एक दुकान पर भी देखे गए। वहां पहुंचे लोग अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, लेकिन इस दौरान वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम को भूल गए। हाथों में ढेर ढेर सारी बोतलें लेकर वो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। राजधानी की ज्यादातर शराब की दुकानों पर इसी तरह लोगों की भीड़ टूट पड़ी। क्योंकि कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया, जो कि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इन दुकानदारों को अपना ई पास बनवाना होगा। जिन लोगों के घर में शादी है उन्हें अलग से पास दिए जाएंगे। शादी में केवल 50 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। केंद्र सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। रोके जाने पर कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिन छात्रों की परीक्षा है वो एडमिट कार्ड दिखाकर अपने एग्जाम सेंटर तक जा सकेंगे। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने गांव को लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पहुंच गए। राजधानी में कोरोना से बिगड़ते हालात की वजह से केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिसका ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ गांव लौटने के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जिसमें लोग कतार लगाकर रेलवे स्टेशन के अंदर जाते नजर आए, जबकि बस अड्डे पर कई लोग अपने गांव जाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। वहां पर किसी तरह की आपाधापी न हो, इसके लिए कुछ पुलिस वाले भी मुस्तैद नजर आए।
आनंद विहार ISBT पर हमारी मौजूदगी है। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोग अब यहाँ निकल रहे हैं धीरे धीरे बैग लेकर। बसों और ट्रेनों को पकड़ने के लिए पहुंचे लोगों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने बताया कि काम धंधा बंद होने और लॉकडाउन के ऐलान की वजह से उनके सामने गांव लौटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। काम धंधा बंद सरकार करा देगी तो खाएंगे क्या? यहाँ स्कूल बंद हो गया, क्या करेगा? पिछली बार तरह हो जाए इसलिए जा रहे हैं भाई साहब। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की इस भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जाम भी लग गया। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी कई जगहों से हिंसा और हंगामे की खबरें आई। बदायूं में तो दो पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट चलती रही, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें पोलिंग सेंटर के पास दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। लोगों के बीच देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दो लोगों को एक भीड़ पकड़कर पीटती हुई दिखने लगी। भीड़ में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखीं। मारपीट बढ़ती देख कुछ लोग तो दूर भाग गए, लेकिन मारपीट बंद नहीं हुई। एक आदमी को पीटते हुए लोगों ने जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ एक बच्चा भी था जो डर के मारे दूर भाग गया। मारने वाले लात और घूंसे ही नहीं, डंडे भी चलाने लगे। तभी दो और लोगों को पकड़कर भीड़ ने जमीन पर पटक दिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी सुनाई देने लगी। शायद बच्चे के पिता को भीड़ बुरी तरह पीट रही थी। उसी वक्त एक शख्स जिसका काफी खून बह चुका था वो आकर एक दीवार के पास छुप गया। अरे तुम्हारे तो बहुत खून बहा। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन दावा किया गया कि ये झगड़ा बूथ कैप्चर की कोशिश के बाद शुरू हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन के बाहर ले आए। कुछ ऐसा ही बवाल यूपी के बागपत में भी हुआ, जहां दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करेगी यूपी सरकार। कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगना चाहिए। अब इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यूपी के जो 5 शहर है, जिसमें कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज शामिल था, और ऐसे में यूपी सरकार ने कल इस पर कहा था, साफ किया था कि कर्फ्यू तो है लेकिन अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान के साथ साथ उनको लोगों की आजीविका की भी परवाह है। अब इसी आदेश के खिलाफ यूपी सरकार आगे अपील करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के जरिए कहा था कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन उसके आदेश के तुरंत बाद यूपी सरकार ने ये कह दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सख्ती थोड़ी जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है तो लिहाजा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सीधे तौर पर वो मना नहीं कर सकते। तो अब उत्तर प्रदेश का गृह विभाग, जो बड़े चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें और इस बात को बताएं कि वो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहतर है, वो बगैर लॉकडाउन की स्थिति को संभालने को तैयार है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जसप्रीत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, लिहाजा लॉकडाउन नहीं बल्कि सख्ती बढ़ाया जाए, जुर्माना काटा जाए, एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन कराया जाए। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूपी सरकार अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। तो अजीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल का आदेश था उसके खिलाफ यूपी सरकार अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली के दरियागंज से चौंका कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला मास्क नहीं पहनने पर रोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गई। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके आधार पर उस महिला और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि ये महिला अपने पति के साथ बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना पास के सड़कों पर घूम रही थी, जिसे रोकने पर उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसकी गाड़ी क्या रोकी, वो तो पुलिस वालों से अपशब्द बोलने लगी। इस महिला को जब आगे नहीं जाने दिया गया तो वो और ज्यादा बौखला गई। मास्क नहीं पहनने पर अजीबोगरीब दलील देने लगी।
काफी देर तक बहसबाजी करने के बाद ये महिला पुलिस वालों को धमकाती भी नजर आई। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? आखिरकार इन पुलिस वालों को एक महिला कांस्टेबल को वहां बुलाना मजबूरी पड़ गया। छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती हैं। छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। बाद में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के लोनावला में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, जिससे मरीज के घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर खींचकर उस पर लात, घूंसों और मुक्कों की बरसात कर दी। हालांकि अस्पताल के कुछ लोग डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालांकि जैसे तैसे पिट रहा डॉक्टर किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा और उसने अस्पताल में घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया, जिस पर भीड़ में शामिल एक दो लोग दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे, मगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। फिर तो लोगों ने अस्पताल की खिड़की पर अपना गुस्सा निकाल दिया। इस मारपीट में शामिल कुछ लोग गाली गलौज करते भी सुनाई दिए, जबकि एक आदमी इस मारपीट का मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो मरीज के परिवार वाले पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस वालों ने मामले की जांच का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। कोरोना की वजह से बीजेपी ने बंगाल में बड़ी चुनावी रैलियां नहीं करने का फैसला लिया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बड़ी चुनावी रैलियां नहीं करने का फैसला लिया है। इसकी जगह पीएम नरेंद्र मोदी समेत दूसरे नेताओं की छोटी छोटी रैलियां होंगी और उनमें 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। कोरोना को रोकने के लिए बीजेपी वहां 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेगी। यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की अनुमति को तत्काल खत्म करने की मांग की। पंजाब सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए निजी लैब में RT-PCR टेस्ट का रेट 450 रूपए और रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 300 रूपए कर दिया। इसके अलावा 20 से लेकर 30 अप्रैल तक पंजाब में सभी सिनेमा हॉल, बार, जिम, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रखे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी के नादिया जिले में चुनावी रैली के समय शीतलकुची घटना पर दिए बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा आज सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यपाल वजुभाई वाला भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बैठक में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से पहली से 9वीं क्लास तक के स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए, जबकि वहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अपने तय तारीखों पर ही होगी। दिल्ली पुलिस ने एक दवा दुकान के मालिक और उसके नौकर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 167 लोगों की जान चली गई है। अकेले राजधानी लखनऊ में कोरोना के करीब 5900 मरीज मिले हैं। इसी तरह वाराणसी में 2600 से ज्यादा और प्रयागराज में 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में अब कोरोना के 2,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना से अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी भी ली। यूपी के कई जिलों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी और तेज हवाओं की वजह से ज्यादातर इलाकों में ये घटनाएं हुई, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर प्रयागराज से सामने आई, जहां आग ने मिनटों में ही खेतों में लगी फसल को जलाकर राख कर दिया। करीब 100 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग में धधकती दिखाई दी, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं छा गया। इस भयंकर आग ने पल भर में ही किसानों की कई महीनों की मेहनत को जलाकर राख कर दिया। यूपी के गाजीपुर से भी ऐसी ही दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ भी सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों और दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे और जब तक आग बुझी तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कुछ यही हाल मथुरा में भी दिखा। वहाँ भी करीब 10 बीघा में तैयार हो चुकी गेहूं की फसल आग के शोलों में सुलगती दिखाई दी। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर इन खतरनाक लपटों को शांत करवाते दिखाई दिए, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे हादसों ने किसानों को बड़ी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मनमोहन सिंह को कोरोना हो गया।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव 1 या 2 चरण में करवाने की अपील की। दिल्ली की साकेत कोर्ट के जज के वेणुगोपाल का कोरोना की वजह से निधन हो गया। चंडीगढ़ से भी कई मजदूर अपने गांव लौटने लगे हैं। उन्हें लॉकडाउन का डर है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को कोरोना संकट की वजह से टाल दिया गया। ये टूर्नामेंट अगले महीने 11 मई से दिल्ली में होना था। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के आरोपों पर कुछ बातें सामने आई। कहा जा रहा है कि इन इंजेक्शन में 6 दिल्ली में एक मरीज को लगाए गए हैं। यही नहीं, इंजेक्शन के मामले में अस्पताल का रिकॉर्ड भी सही नहीं मिला है। की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दूसरे ग्रह पर किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी। वैसे तो यह हेलीकॉप्टर एक रोवर के साथ 18 फरवरी को ही मंगल पर पहुंच गया था, लेकिन कई परीक्षणों से गुजरने के बाद इसने अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि इस दौरान यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 1 मिनट तक के लिए ही उड़ान भर पाया, लेकिन इसकी ये उड़ान मील का पत्थर बन गई। इस पूरे मिशन की नासा के कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। इस दौरान जैसे ही इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आई, वहां मौजूद वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इस हेलीकॉप्टर ने वहां से डेटा भी जारी करना शुरू कर दिया। इससे पहले नासा ने इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड खुलने की तस्वीरें भी जारी की। हालांकि ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह में वायुमंडल पृथ्वी से काफी हल्का है। ऐसे में किसी हेलीकॉप्टर या विमान का वहां उड़ना बेहद चुनौती भरा था, लेकिन नासा की टीम ने मंगल से कई करोड़ किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे कर दिखाया। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से जंग में पीएम मोदी खुद मोर्चे पर उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज कल सुबह से रात तक कोरोना से लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों पर पैनी नजर रखी। सबसे पहले सुबह उन्होंने वैक्सीनेशन पर बैठक की। इसके बाद उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मंथन किया। यही नहीं, बंगाल में चल रहे पार्टी के प्रचार के लिए भी उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, जिसमें छोटी सभाएं और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन सबसे अहम है। दोपहर में पीएम ने देश के बड़े डॉक्टरों के साथ बैठक की और फिर शाम को दवा कंपनियों के साथ चर्चा की। इन बैठकों में पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया। साथ ही राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट भी दी गई। पीएम नवरात्रों में व्रत के बाद भी लगातार कोरोना से जंग में देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लाहौर में तो कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर खूनी झड़प हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले हिंसक प्रदर्शनों के बाद तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे भी हालात नहीं बदले। लाहौर में तहरीक लब्बैक के समर्थकों और पुलिस के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई। उपद्रवियों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे। दावा किया गया कि इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं। ऐसा लगा जैसे ये लाहौर की सड़क नहीं, जंग का मैदान हो। हर तरफ हंगामा ही हंगामा नजर आया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से तो कट्टरपंथी और भड़क उठे। उन्होंने इलाके के एक पुलिस थाने पर हमला बोल कई पुलिस अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। इनमें एक सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल था, जिनके साथ मारपीट भी की गई। बाद में किसी तरह इन्हें उपद्रवियों के कब्जे से छुड़ाया जा सका। लेकिन इतने भर से उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक के समर्थन में रैली निकाली गई। वहां कट्टरपंथियों की इस भीड़ के आगे इमरान सरकार पूरी तरह बेबस नजर आई। हजारों की भीड़ लाहौर की सड़कों पर उतर पड़ी। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और ईश निंदा करने वालों को सजाए मौत देने की मांग की। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पीओके के कई शहरों में भी यही हालात नजर आए। मुजफ्फराबाद में तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और तहरीक लब्बैक पर कार्रवाई का विरोध किया। कट्टरपंथी तहरीक लब्बैक के समर्थन में पढ़ा लिखा तबका भी उतर आया। वहाँ बार एसोसिएशन ने इमरान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फ्रांस का सफीर है, उसको फिलफौर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। यही नहीं, सेना में भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सेना का एक जवान तो खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ उतर आया।
उसने बलवाइयों पर कार्रवाई किए जाने पर सेना में विद्रोह की धमकी दे डाली। जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक आर्मी है, ये मैदान अमल में आएंगे और मैं अपील करता हूँ मैदान अमल में आएं। यानी रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान बुरी तरह जल रहा है, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटा जाए ये किसी को नहीं पता। हालांकि फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग करने वाली तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। कट्टरपंथियों की जिद के आगे लाचार नजर आ रहे प्रधानमंत्री इमरान खान भी अब सामने आए और जंग पर उतारू पाकिस्तान की जनता को समझाने की कोशिश की। इमरान खान ने दो टूक लहजे में जताया कि फ्रांस का विरोध करने से फ्रांस को नहीं पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। बंगाल में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल में समय से पहले गर्मी की छुट्टियां कर दी गईं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से ये फैसला लिया गया। बिहार के पूर्व मंत्री और तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। कोरोना की वजह से उनका पटना के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना संकट में आरएसएस ने देश भर में लोगों की मदद के लिए 45 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 62 में कोरोना नियम तोड़ने का मामला सामने आया। वहां एक ट्रक में मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। आशंका जताई गई कि इसमें 100 से ज्यादा लोग भरे हुए थे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हुए धमाके से एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि पटाखों से भरी रेहड़ी में ये धमाका हुआ। कि मार झेल रहे मुंबई और उसके आसपास इलाकों के अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी एक तस्वीर दहिसर के कोविड हेल्थ सेंटर से सामने आई, जहां बेड नहीं होने की वजह से कोरोना के मरीज बाहर ही इलाज के लिए इंतजार करते दिखे। हालांकि न्यूज 18 की टीम को देखते ही बेड उपलब्ध नहीं है वाली पर्ची हटा दी गई। ये जंबो सेंटर में बेड्स अवेलेबल नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ था कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड उसे निकाल रहे हैं। बताया गया कि किल्लत इतनी ज्यादा है कि मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 2 घंटे में पेशेंट की हालत इतनी खराब हो गई, उसको सांस लेने को नहीं हो रहा था। इसके लिए हम लोग ने उसका कोविड टेस्ट किया। आज सवेरे कोविड टेस्ट का रिपोर्ट लेके हम लोग यहाँ पे आए, पॉजिटिव था वो, तो उसको एडमिट नहीं कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली के हालात भी कोरोना से बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 240 लोगों की जान चली गई, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26% के पार पहुंच चुका है। हालात बिगड़ता देख अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए यानी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया। यही नहीं, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वक्त से पहले ही गर्मी की छुट्टी शुरू कर दी गई, जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 9 जून तक चलेगी। यही नहीं, सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने का फैसला भी लिया है। कोरोना वैक्सीन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए सिरे से तैयारियां तेज कर दी। news18.com की रिपोर्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को इस काम के लिए 64 ऐसे लोगों की तलाश है जो पहले से कोरोना को मात दे चुके हैं। इनके शरीर में कोरोना वायरस की वुहान स्ट्रेन डाली जाएगी, क्योंकि कोरोना के शुरुआती केस चीन के वुहान से ही सामने आए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक जिन 64 लोगों में ये स्ट्रेन दोबारा डाली जाएगी, उन्हें 17 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर वैज्ञानिक इन लोगों में हो रहे असर के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे कोरोना वैक्सीन को और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भी पता चल पाएगा कि कितने दिनों में दोबारा किसी आदमी में कोरोना वायरस का असर हो रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी लोग दोबारा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कवायद शुरू की है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए होने वाली रैलियों के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अलग अलग दिनों पर पश्चिम बंगाल में होने वाली प्रधानमंत्री की रैलियां अब कोरोना संकट के कारण एक ही दिन कराई जाएंगी। 23 अप्रैल को ये सभी रैली होगी, जब दिन भर में प्रधानमंत्री 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके साथ एक बड़ा बदलाव ये भी कि इन रैलियों में लाखों लोगों का नहीं, बल्कि केवल 500 लोगों का इंतजाम किया जाएगा।
प्रधानमंत्री समेत सभी छोटे और बड़े नेताओं के लिए बीजेपी ने 500 से ज्यादा लोगों की जनसभा करने पर रोक लगा दी। और इस बीच 16 अप्रैल को चुनाव आयोग की बुलाई सर्वदलीय बैठक से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये बैठक कोरोना के हालात बिगड़ने के बाद बुलाई थी, जिसमें बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। बैठक में सभी पार्टियों से कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया था। हालांकि रैलियों पर रोक लगाने की बात बैठक में सिर्फ सीपीएम ने की थी, किसी भी पार्टी ने इस पर कोई बात नहीं की थी। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कुछ और पार्टियों की तरफ से भी रैलियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया होता तो इस पर जरूर विचार किया जाता। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी दौर का मतदान होगा, जिसके लिए प्रचार 26 अप्रैल को ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले पर बोलते हुए प्रचार को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के दायरे में बताया। उन्होंने सभी नेताओं से जनसभाओं के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की। अब इलेक्शन कमीशन जो उचित समझा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, लेकिन सभी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। सार्वजनिक सभाओं में मास्क का प्रयोग करना चाहिए सभी, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आग्रह किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा भी बराबर ये आग्रह किया जा रहा है। अमेरिका के केंटकी राज्य से पुलिस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई, जहां कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी की पहले तो पिटाई की, फिर उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। यह आदमी अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक ब्रोना टेलर की मौत के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुआ था, जिसकी पिछले साल मार्च में पुलिस की गोली लगने से जान चली गई थी। और इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में भी पुलिस की बर्बरता दिखाई दी। उसने प्रदर्शन में शामिल एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। पहले तो पुलिस वाले उसे पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाते नजर आए, फिर अचानक उन्होंने उसे नीचे पटक दिया। इसके बाद एक पुलिस वाला उसके मुंह पर घूंसे बरसाने लगा। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर वहां से अपने साथ ले गई। कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 59,000 नए मरीज मिले हैं और 351 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई से 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 57 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के 6,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 61,000 के पास पहुंचा है। ये हालात तब हैं जब पूरे राज्य में लॉकडाउन की तरह सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण चीन सागर में जारी तनातनी के बीच चीन ने बम बरसाने वाले विमान उड़ाकर अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। दक्षिण चीन सागर में कब्जे के मुद्दे पर चीन का अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों से विवाद है। और इसी कड़ी में चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान चीन के बम बरसाने वाले विमानों ने उड़ान भरी और बमबारी कर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की अपनी ताकत दिखाई। अभ्यास के दौरान ये विमान रात के अंधेरे में भी टारगेट पर बमबारी करते दिखाई दिए। H-6 नाम की ये विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले बेहद खतरनाक विमान है और ये परमाणु हमला करने के साथ हवा से ही मिसाइलें भी दाग सकते हैं। चीन के ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में चीन का एक लड़ाकू विमान समंदर में तैर रहे जंगी जहाज पर लैंड करता दिखाई दिया। इस दौरान चीन के दूसरे जंगी जहाज भी उसके आसपास मौजूद नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो अमेरिका के जंगी जहाज से बनाया गया, जो कि इस इलाके में चीन की हरकतों की निगरानी के लिए तैनात था।
देश के 2 रेलवे स्टेशन से सांसें रोक देने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें यात्री ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, क्योंकि रेल पुलिस के जवान वक्त रहते एक्शन में आ गए। जवानों की हिम्मत और यात्रियों की लापरवाही, ये दोनों वीडियो मुंबई और गुजरात के स्टेशन के हैं, जिनमें रेल कर्मचारी की बहादुरी ने यात्रियों को मौत के मुंह में जाने से खींच लिया। ऐसा ही एक वीडियो वडोदरा से सामने आया, जिसमें चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक यात्री बुरी तरह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। लेकिन अगले डिब्बे से उतर रही महिला ट्रेन की चपेट में करीब करीब आ ही गई थी, लेकिन तभी महेंद्र पटेल नाम के रेलवे पुलिस के जवान ने उसकी जान बचा ली। ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो मुंबई के बोरीवली स्टेशन से सामने आया, जिसमें चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में एक यात्री दरवाजे में फंस गया। वो ना कोच के अंदर जा पा रहा था और ना ही नीचे उतर पा रहा था। तभी आरपीएफ के एक जवान ने दौड़कर उसकी मदद की, तब जाकर वो डिब्बे में सवार हो सका। यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर यूपी में कोरोना की स्थिति और वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया है, जिसकी मदद से इन दोनों चीजों की कालाबाजारी को रोका जा सके, क्योंकि कोरोना संकट की इस घड़ी में इन दोनों की दिल्ली में काफी कमी हो गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 5 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल को भी वर्चुअल तरीके से सिर्फ बहुत जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई हो सकेगी। दवा बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत सरकार से अपनी कोरोना की 1 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी है। इसके अलावा कंपनी ने वैक्सीन मंगवाने के लिए लाइसेंस की भी मांग की है। अहमदाबाद में प्रशासन ने कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में 5 निजी कंपनियों के दफ्तर सील कर दिए। आरोप है कि इन सभी कंपनियों में 50% से ज्यादा स्टाफ बुलाए जा रहे थे, जबकि कोरोना की वजह से सिर्फ 50% स्टाफ को ही बुलाने की इजाजत दी गई थी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली के नजदीक यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब जिले में 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की पाबंदी रहेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी कोरोना हो गया। उनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। बिहार के छपरा में रिमांड होम में रह रहे 38 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद सभी बच्चों को फौरन जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम मोदी वैक्सीन निर्माताओं से बात करेंगे। आज पीएम मोदी की ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें वैक्सीन कंपनियों से बातचीत होगी, क्योंकि कल ही ऐलान किया था कि 1 मई से अब वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है। ऐसे में आज शाम 6 बजे वैक्सीन पर पीएम मोदी की ये बैठक काफी अहम होने वाली है। वैक्सीन कंपनियों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि जो कल का ऐलान था उसमें यह था कि जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण है उसमें अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन पर पीएम मोदी की ये बैठक वैक्सीन कंपनियों से काफी अहम होने वाली है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, कल ही ऐलान हुआ था कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा। ऐसे में आज की ये बैठक काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल जसप्रीत, ये बैठक काफी अहम है। आज शाम 6 बजे ये बैठक होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी देश के वैक्सीन निर्माताओं से, मैन्युफैक्चरर्स से बातचीत करेंगे। और क्योंकि 1 मई से नया रेगुलेशन सामने आ रहा है, नई तरीके से वैक्सीन ड्राइव को आगे ले जाया जाएगा, जिसमें ज्यादा छूट होगी राज्यों को भी, कंपनीज को भी इंपोर्ट कराने के लिए। तो ऐसे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे तेज किया जाए, देश में कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और वैक्सीन निर्माताओं के बीच में। आपको याद दिला दें कि कल वित्त मंत्रालय की तरफ से भी वैक्सीन कंपनीज को 4500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, जिसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को भी वैक्सीन उत्पादन के लिए ये रकम दी जाएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में वैक्सीन ड्राइव को और तेज किया जाएगा और बाकी वैक्सीन को इंपोर्ट कराने के लिए भी इसमें बातचीत होगी, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ 3 ही वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिली है। तो ऐसे में कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, इस बात पर, इस मुद्दे पर इस बैठक में आज चर्चा होगी शाम 6 बजे। बिल्कुल, तो सभी की नजरें शाम 6 बजे पीएम की होने वाली बैठक पर टिकी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के करीब 13,000 नए केस सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो गई है। 6800 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1703 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई,
जबकि वहां 5 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह इंदौर में करीब 1700 नए केस सामने आए और 7 की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना के 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4600 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बाद राजधानी जयपुर को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जयपुर नगर निगम ने वहां पुलिस स्टेशन, अस्पताल और सड़कों समेत तमाम जगहों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें एक वैक्सीनेशन सेंटर से भी सामने आई, जहां आइसोलेशन वार्ड समेत पूरे परिसर में केमिकल का छिड़काव किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, पूरे इस कैंपस को सैनिटाइज किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के एक कर्मचारी ने बताया कि लोगों के मन से डर को निकालने के लिए इसकी शुरुआत की गई। भीड़-भाड़ के क्षेत्र में लोगों को राहत मिले, थोड़ा सा उनको संपूर्ण मिले। इमारत की खिड़की, दरवाजों और सड़क को भी सैनिटाइज किया गया ताकि तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर लगाम कसी जा सके। कोरोना की नई लहर की गिरफ्त में आए राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सभी बेड भर चुके हैं, जिसके बाद वहां पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल के बरामदों में बिस्तर लगाने पड़े, क्योंकि अस्पताल में मौजूद सभी 1200 बेड और 250 आईसीयू बेड भर गए और अब नए मरीजों का इलाज अस्पताल के बरामदों में करना पड़ रहा है। 10 मंजिला इस सरकारी अस्पताल के 4 मंजिलों तक बरामदे में बिस्तर लगाकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मरीजों के लिए बिस्तरों को एक तय दूरी पर लगाया गया, जिनमें कुछ बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे दिखाई दिए। कोरोना से लगातार गंभीर होते हालात पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सरकार मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन दावा किया है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी से परेशानी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। या तो हम वैक्सीन देके बचा लें लोगों को, वैक्सीन हमारे पास है नहीं। बताया गया कि कोरोना का इलाज कर रहे जयपुर के दूसरे अस्पताल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। ऐसे में राज्य सरकार कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मरीजों के लिए नए कोरोना सेंटर तैयार करा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एयरपोर्ट के पास मौजूद झाड़ियों में भयंकर आग लग गई। ये आग वहां कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सूखी घास और झाड़ियों की वजह से ये काफी तेजी से फैलती चली गई और चंद मिनटों में ही इसने एयरपोर्ट के पास के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ झाड़ियों में लगी आग से उठ रही लपटें दिखाई थी। खतरे को देखते हुए वहां तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। एहतियात के तौर पर एक एम्बुलेंस को भी वहां बुला लिया गया। इन धधकते शोरों को देख एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि एयरपोर्ट के पास की झाड़ियों को जलाती हुई ये खतरनाक लपटें तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। हालांकि वक्त रहते आग बुझा ली गई। ऑक्सीजन पर दिल्ली सरकार नजर रखेगी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर नजर रखने का फैसला लिया। कोरोना संकट में इनकी काफी कमी हो गई है। ऐसे में इनकी कालाबाजारी न हो और ये जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। गुजरात के राजकोट में कुंभ मेले से लौट रहे लोगों की मेडिकल जांच शुरू कर दी गई। कई लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए ताकि वहां कोरोना का खतरा और न बढ़े। बिना टेस्ट के किसी को भी गांव में जाने की इजाजत नहीं है। अब तक 80 में 13 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें सरकारी क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम के साइंथिया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। बंगाल में एक विकास की लंबी छलांग लगाने का मौका मिले, इसके लिए कमल खिलाना जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र को सुझाव दिया कि वो महाराष्ट्र को ज्यादा दवाइयां मुहैया कराएं। महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना के मामले हैं। लेखिका, निर्देशक और गीतकार सुमित्रा भावे का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वो 77 साल की थी। पिछले काफी समय से वो फेफड़ों की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। सनराइज हैदराबाद टीम के कप्तान राशिद खान ने सोशल मीडिया पर रमजान से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राशिद ने बताया कि उनके साथ डेविड वार्नर और केन विलियमसन ने भी रोजा रखा। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश भर के बड़े डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुंबई समेत महाराष्ट्र की 46 जेलों में कोरोना पॉजिटिव कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र की जेलों में इस वक्त 197 कैदी कोरोना पॉजिटिव है, जबकि 94 से ज्यादा जेल कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में हैं। महाराष्ट्र की जेलों में कोरोना संक्रमण से अब तक 7 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 जेल कर्मचारियों की भी कोरोना से मौत हुई है।
पुणे की यरवड़ा जेल में अभी सबसे ज्यादा 36 कैदी और 14 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, जबकि मुंबई के नजदीक कल्याण में 31 और ठाणे में 21 कोरोना पॉजिटिव कैदी हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 28, जबकि नासिक जेल में 15 कैदी और 11 जेल स्टाफ कोरोना की चपेट में। दुनिया भर में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच इजराइल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। News18.com की रिपोर्ट है कि इजराइल ने देश की 80% जनता को कोरोना वैक्सीन लगाने में सफलता का दावा किया और इसी वजह से वहां पर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत को भी खत्म कर दिया। हालांकि ऑफिस में उसके अंदर अगर आप बैठते हैं तो मास्क पहनना अब भी जारी रहेगा। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगाए जाने की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है और अब वहां हर दिन कोरोना के 200 मरीज ही सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला किया है। राजस्थान में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें जयपुर से भी सामने आई। जहां हजारों लोग घरों से बाहर सड़कों पर दिखे, वहां जगह जगह पुलिस तैनात रही। बैरिकेडिंग कर सड़क को संकरा किया गया, लेकिन लोगों के पास नियम तोड़ने के बहाने भी तमाम थे। देखिए लोग खूब यहाँ पर निकल रहे हैं, कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लॉकडाउन में घरों से बाहर निकले कई लोग कोरोना नियमों को तार तार करने से भी नहीं चुके। एक ऐसे ही शख्स को पुलिस ने रोक लिया, जिसने चालान से बचने के लिए बहानेबाजी शुरू कर दी। सर मास्क था, हेलमेट टाइट था, इस वजह से उतर गया। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो कोरोना के खतरे से बेखौफ बीवी बच्चों समेत घूमने के लिए निकल पड़े। देवता के जा रहे हैं, माता जी के क्यों परमिशन है? नवरात्र है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग की और जो घूमता मिला उसका चालान काटा। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,842 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 33 लोगों की मौत की खबर है। वहीं राज्य में एक दिन में 3,663 लोग रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में ज्यादातर मरीज दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 1809 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के